हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जो भी एस्पिरेंट्स आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए यह सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जनरल साइंस फिजिक्स से हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज साउंड उसको कवर करते हैं। लगभग यहां से तय रूप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो एक क्विक रिवीजन करते हैं, फटाफट से कंप्लीट थ्योरी को अपन रिवाइज करेंगे। तो साउंड के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। क्या क्या चीजें? सबसे पहले तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है और मैकेनिकल है। मैकेनिकल बोलने का मतलब यहां पर मीडियम रिक्वायर्ड होगा, मतलब साउंड के प्रोपगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है। विदाउट मीडियम साउंड प्रोपगेट नहीं कर सकती, वैक्यूम के अंदर साउंड प्रोपगेट नहीं कर सकती। लॉन्गिट्यूडनल है, दैट मींस ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन करते हुए आगे प्रोपगेट करती है। वहीं पर अगर ट्रांसवर्स वेव होती तो क्रस्ट और ट्रफ बनाते हुए आगे साउंड, जो अगर लाइट के लिए बात करेंगे, लाइट अपने आप के अंदर ट्रांसवर्स वेव है तो वो क्रस्ट और ट्रफ बनाते हुए आगे मूव करती है। साउंड की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनाते हुए आगे प्रोपगेट करती है। सिंपल सी बात है। अच्छा, यूनिट की बात करें तो साउंड की यूनिट अपने आप के अंदर डेसिबल यूनिट है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि वॉइस के बारे में, कि बॉयज की वॉइस है और गर्ल्स की वॉइस है, उनके अंदर डिफरेंस किस चीज का होता है? फ्रीक्वेंसी है वो अपने पिच से रिलेट करती है। पिच डायरेक्टली आपकी अगर पिच ज्यादा है दैट मींस फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पर, कि लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यहीं पर अगर हम बात करें कि बॉयज की वॉइस है तो यहां पर पिच और फ्रीक्वेंसी लो होती है लेकिन लाउडनेस ज्यादा होती है। गर्ल्स की वॉइस की बात करें तो यहां पर पिच और फ्रीक्वेंसी हाई होती है गर्ल्स की वॉइस में, लेकिन लाउडनेस कम होती है। जैसे लाउडनेस के लिए मैंने बताया कि लाउडनेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। वहीं पिच है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेट करती है। ज्यादा पिच है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, अगर सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम बनी हुई रहती है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पुट किया जाता है। इसी के साथ में ये एक फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वही सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहां पर आप फ्रीक्वेंसी को 1/t रिप्लेस कर दोगे तो स्पीड इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन t। जिस भी फॉर्म के अंदर आपको न्यूमेरिकल के अंदर रिक्वायरमेंट है वो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट आपको इको का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। इको का सिंपल सा मीनिंग है कि साउंड सोर्स से प्रोपगेट हुई है और एक रिजिड सरफेस से टकरा करके वापस आई है और आपको सेम साउंड वापस सुनाई दे रही है। अब ये रिजिड सरफेस मान लो एब्जॉर्ब नहीं करो, सबसे कंपल्सरी कंडीशन, मान लो इसने एनर्जी, जो साउंड एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली तो वापस से नहीं आएगी, टकरा करके आ गई। दैट मींस इसने डबल डिस्टेंस ट्रेवल किया। सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमने ट्वाइस टाइम ले ली, स्पीड हमने 344 क्यों ली है? ये एयर के लिए स्पीड ली हमने। साउंड की स्पीड है वो एयर के अंदर लगभग मानकर चलते हैं 346 या फिर 344 मीटर पर सेकंड। आप वैल्यू रख के यहां पर कैलकुलेट करोगे। अच्छा, यहां टाइम की वैल्यू 0.1 रखने का क्या मतलब है कि सेंसेशन टाइम, जैसे जस्ट मैंने अभी आपको बोला, जो साउंड वो आपके ईयर ड्रम में 1/10 सेकंड तक प्रेजेंट रहती है, तो इस वजह से अपन क्या बोलते हैं? सेंसेशन टाइम ऑफ द ह्यूमन ईयर दैट इज 0.1 सेकंड। ठीक है ना? तो ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। आपको मिनिमम डिस्टेंस जिसके लिए इको जनरेट होगा वो आपके सामने निकल के आ जाएगा। अच्छा, टेम्परेचर पर क्या वेरिएशन है साउंड का, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो स्पीड ऑफ द साउंड भी बढ़ना शुरू कर देती है। ये आपको इंपॉर्टेंट जो बेसिक डाटा है वो याद रखना है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली आपको सीबीटी 1 की जो रिसेंटली एग्जाम हुई है वहां डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पुट किया गया था कि स्टेथोस्कोप है किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो लॉन्गर डिस्टेंस अगर ट्रेवल करनी है साउंड को, दैट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना वहां पर वर्क करता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है दैट इज गूंज के बारे में बात करें तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं साउंड के। सिंपल सा मतलब है, मान लो सोर्स जब तक प्रेजेंट है तब तक साउंड प्रेजेंट रहना चाहिए, लेकिन मान लो आपने सोर्स हटा दिया उसके बाद में भी साउंड प्रेजेंट है, वहां पर एग्जिस्टेंस करता है, दैट मींस वो एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। इसी वजह से आपने जो सभागार हैं या फिर हम सिनेमा हॉल की बात करें तो वहां पर जो सीलिंग है उसको कर्व्ड बनाया जाता है ताकि इको का कॉन्सेप्ट, मतलब साउंड यहां से टकराई और वापस सेम पॉइंट पर ना बिखर जाए, तो इसी वजह से इसको कर्व्ड बनाया जाता है कि अलग अलग डायरेक्शन के अंदर फैल जाए, जो अपने आप के अंदर इको जनरेट, यहां पर आपको इको के अंदर सेम जगह पर आती है तो सेम जगह पर नहीं आकर के बिखर जाए, तो गूंज ना हो, वापस सेम साउंड आपको सुनाई ना दे। इस वजह से जो सरफेसेज हैं उनको कर्व्ड बनाया जाता है, सीलिंग को कर्व्ड बनाया जाता है। नेक्स्ट जो दो बेसिक टर्म्स हैं उनके अंदर आपको डिफरेंस याद रखना है। पहला है आपके सामने टोन और दूसरा नोट। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? सिंपल सी बात है
कि अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी है उस टाइम पर अपन टोन बोल करके चलेंगे, अगर सेवरल फ्रीक्वेंसी का मिक्सर है दैट टाइम आप नोट बोल करके चलोगे। एक बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है और डायरेक्टली एज इट इज वर्ड दिया जाता है कि मिक्सर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज, यहां पर आपको सब ऑप्शन में देगा, नोट भी देगा, टोन भी देगा, सारे ऑप्शन के अंदर आपको लिखे हुए रहेंगे। आपको बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें खूब सारी फ्रीक्वेंसी एक साथ के अंदर आपके सुनाई देती है, दैट मींस क्या है, नोट है, मतलब खूब सारी फ्रीक्वेंसी, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज आपको एक साथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर सुनाई देती हैं। इसी प्रकार यहां पर एक स्केल आपको बनाकर दी गई है, मतलब डेसिबल के अंदर हम मेजर करते हैं, हमने बताया साउंड को डेसिबल में मेजर करते हैं। अब डेसिबल, कितने डेसिबल की साउंड किस टाइम पर आपकी अलग अलग कंडीशन पर कितने डेसिबल की साउंड जनरेट होती है, मतलब हम सांस ले रहे हैं सामान्य नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर कितनी डेसिबल की साउंड जनरेट होगी, उसी के बाद मान लो फुसफुसाहट जनरल हम बात कर रहे हैं उस टाइम पर कितनी साउंड जनरेट होगी, ट्रैफिक, एक बिजी ट्रैफिक के अंदर आपको उस टाइम पर कितनी डेसिबल की साउंड जनरेट होती है, और 80 डेसिबल आपके सामने 80 डेसिबल जो है उससे ज्यादा की साउंड होती है, दैट मींस वो आपके ईयर ड्रम के लिए डेंजरस है। सिंपल सी बात है। लगभग जो एवरेज जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उनके अंदर 80 डेसिबल तक की साउंड है जो यहां पर सुनने को मिलती है। अगर सामान्य बातचीत की बात की जाए तो 60 डेसिबल की साउंड जनरेट होती है, ठीक है ना। तो ये बेसिक स्केल आप ध्यान में रख के चल सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट है कि स्पीड ऑफ साउंड है, उसके बारे में देखते हैं कि साउंड की स्पीड किस में ज्यादा होती है अलग अलग मीडियम के अंदर। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स पास पास में होते हैं, लिक्विड में कंपेरेटिवली दूर होते हैं, और गैसेज में जो मीडियम के पार्टिकल है वो दूर दूर होते हैं। तो स्पीड भी इसी बात पर निर्भर करती है कि सॉलिड में ज्यादा स्पीड होगी। जैसे आप सिंपल एग्जांपल के तौर पर मान लो एक डेस्क पर भी आप जो ईयर्स के अगर रख करके आवाज सुनते हैं, एक साइड से आप अगर साउंड जनरेट करोगे आप तुरंत आवाज है वो झंझनाहट आपके कानों के अंदर तुरंत से सुनाई देगी। मतलब सॉलिड के अंदर सबसे हाई स्पीड के साथ में साउंड ट्रेवल करती है कंपैरेटिवली गैसेज की, और यहीं पर अगर वैक्यूम होगा तब तो प्रोपेगेट ही नहीं होगी। तो सबसे हाई स्पीड साउंड की सॉलिड के अंदर होती है, उसके बाद में लिक्विड, और सबसे कम गैसेज के अंदर हम स्पीड बोल करके चलते हैं। टेम्परेचर का फिनोमिना यहां पर बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ द साउंड है वो इंक्रीज ही करेगी, आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके साथ में कुछ डाटा है जिनको आप जो एनालाइज कर सकते हो कि मतलब सॉलिड के अंदर डाटा है। ये जो एनसीईआरटी के अंदर आपकी टेबल बनाकर दी गई है, तो आपको पूछ सकता है इससे रिलेटेड कि एल्यूमिनियम में स्पीड कितनी होती है। तो एक रफली आप रेंज की फॉर्म में भी आपको याद है कि इन बिटवीन इतनी रेंज में जो है यहां पर मीटर पर सेकंड में वैल्यू होती है, तो आप डायरेक्टली आंसर चूज कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये आपको जो टेबल है वो एज पर एनसीईआरटी आपको यहां पर डिस्प्ले की गई है, तो आप हल्का इसको एज ए रेंज में याद रख सकते हो। इस रेंज के अंदर यहां पर सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए और गैस के लिए लाई करती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हियरिंग रेंज। यहां से लगभग तय रूप से क्वेश्चन आता है, आपको रेंज से पूछेगा डायरेक्टली। हियरिंग रेंज में आपको स्केल कितनी, मतलब अगर ह्यूमन ईयर्स की अगर हम बात करें, जिनके लिए ऑडिबल रेंज की अगर हम बात करें, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की ह्यूमन साउंड, ये फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास में रेंज है तो हम सुन सकते हैं। अच्छा, इससे कम है, मान लो 20 हर्ट्ज से भी कम स्पीड यहां पर साउंड की फ्रीक्वेंसी है, दैट मींस फ्रीक्वेंसी 1/t जिसको बोलकर सेकंड इनवर्स जिसको बोलकर चलते हैं, तो इस साउंड को क्या बोला जाएगा, इंफ्रासोनिक साउंड बोला जाएगा। 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा है, दैट मींस अल्ट्रासोनिक है साउंड, ठीक है ना। तो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक किस टाइम पर है, ये दोनों आपको ध्यान में रखने। कौन कौन इनको सुन सकता है, इनके एग्जांपल, जैसे हम बोलते हैं एलिफेंट है, व्हेल मछली है, ये सब 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, उससे भी कम फ्रीक्वेंसी है तो उसको भी सुन सकते हैं। वहीं पर मान लो 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड है, तो ह्यूमंस के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो सुन सकते हैं, जैसे डॉग्स हैं, बैट्स हैं, ये सब 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकते हैं। वहीं पर जो चाइल्ड है, जो बेबी 5 ईयर तक, मतलब बिलो 5 ईयर तक, अप टू 5 ईयर तक, जो अगर चाइल्ड की अगर हम बात करें तो वो 20 से ज्यादा भी, लगभग 25 किलो हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी की साउंड है उसको सुन सकते हैं। वहीं पर अगर हम एलिफेंट की बात करें तो अर्थक्वेक को पहले भांप देते हैं। कैसे? क्योंकि अर्थक्वेक, मेन अर्थक्वेक की वेव आती है, उससे पहले इंफ्रासोनिक साउंड जनरेट होती है। वो इंफ्रासोनिक साउंड एलिफेंट यहां पर अपने आप के अंदर सुन सकते हैं, तो वो पहले ही भांप देंगे कि यहां पर पर्टिकुलर लोकेशन पर वो भूकंप आने वाला है। तो अर्थक्वेक के लिए आपको इंपॉर्टेंट याद रखना कि इंफ्रासोनिक साउंड से ये लिंक करता है चीजें। अब यहां पर देखना, आप जैसे डायग्राम की फॉर्म के अंदर आपको बना करके दिए गए, तो आप जल्दी से जो आपके सामने इमेज है वो कैप्चर हो पाती है माइंड के अंदर। एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि पिक्चर्स को ह्यूमन का माइंड है वो जल्दी कैप्चर करता है, ठीक है ना। तो इसी वे के अंदर आपको बना
बना करके भी दिया गया है। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक साउंड के एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आप लोगों को पता ही है कि मेडिकल में हम यूज करते हैं, या जो किडनी स्टोन है इनके लिए आप कितनी साइज कितनी प्रेजेंट है, उनके लिए आपने मोर फ्रीक्वेंट वे के अंदर देखा ही है कि मेडिकल के अंदर लगातार जो यहां पर अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किया जाता है। इसी के साथ में जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स है, मैकेनिकल में हम पढ़ते हैं कि हमें कोई भी मटेरियल की स्ट्रेंथ मेजर करनी है तो आप उसको डिस्ट्रॉय करके आपको देखना पड़ेगा। चारपी टेस्ट है, आइजो टेस्ट है, उन सब में हम डिस्ट्रॉय करके देखते हैं यहां पर। लेकिन यहां पर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स है, उनसे आप क्रैक्स का पता लगा सकते हैं कि इनर क्रैक प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो इंडस्ट्रियल में भी काफी यूज है। इसी के साथ में जो सोनार है वहां पर भी हम अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं। तो ये सब आपको एज ए एप्लीकेशन ध्यान में रख के चलना है। सेंसेशन टाइम के लिए मैंने आपको बताई दिया 1/10 सेकंड या फिर 1/10 सेकंड को अपन 0.1 सेकंड भी बोल सकते हैं। ह्यूमन जो ईयर ड्रम्स हैं उनके अंदर टाइम कितने टाइम तक प्रेजेंट रहती है, मतलब सेकंड के 10वें भाग तक जो है जस्ट आपको जो साउंड बोला गया 1/10 सेकंड तक जो है ईयर ड्रम के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रख के चलना है। इसके बाद में है डोपलर इफेक्ट। डोपलर इफेक्ट क्या है कि फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है कि सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है या फिर दूर जा रहा है। मतलब आपकी जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कितना डिफर करती है, उसका बारे में डोपलर इफेक्ट एक लेमन लैंग्वेज के अंदर आपको बताऊं। मान लो आप एज ए यहां पर अपन बोलकर चलते हैं ऑब्जर्वर, आप खड़े हुए हो, ट्रेन बीप करती हुई हॉर्न देती हुई आपके पास में आ रही है, तो आपको हायर फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी पर्टिकुलर बीप की, पर्टिकुलर साउंड या फिर जो भी हॉर्न जनरेट किया जा रहा है ट्रेन के द्वारा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। जैसे ही ट्रेन आपसे पास थ्रू करके आगे निकल गई तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको कम सुनाई देगी। यह किसकी वजह से हो रहा है, जबकि फ्रीक्वेंसी जनरेटेड बाय द सोर्स तो सेम है, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्यों आ रहा है? बाय द इफेक्ट ऑफ डोपलर। तो डोपलर इफेक्ट के बारे में सिंपल मैंने आपको समझाया कि डोपलर इफेक्ट क्या है। फ्रीक्वेंसी आपको अपैरेंट फ्रीक्वेंसी से एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंस जनरेट करके आपको वैल्यूज देता है। फॉर्मूला आप ना भी याद रखें तो आपको इतना ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता। लास्ट आपके सामने है मैक नंबर। मैक नंबर क्या है? V/C का रेशियो। अब V/C क्या है? कोई भी मीडियम है उसके अंदर वस्तु किस स्पीड के साथ में ट्रेवल कर रही है बटे उसके अंदर ध्वनि की, सेम मीडियम के अंदर साउंड किस स्पीड के साथ में मूव कर रहा है, वेलोसिटी जो अपन बोलकर देते हैं साउंड की स्पीड है वो कितनी है? V/C का रेशियो। अब V/C रेशियो निकालने का मतलब हमने मैक नंबर कैलकुलेट कर लिया। अब मैक नंबर हेल्प कहां पर करेगा आपको? यहां पर अगर मान लो यहां पर जो आपको डाटा दिए गए मैक नंबर मान लो 1 से कम है तो यहां पर साउंड अपन सबसोनिक साउंड है। अगर मैक नंबर 1 है दैट मींस सोनिक साउंड है। मैक नंबर 1 से ज्यादा है दैट मींस सुपरसोनिक है। 5 से 10 है, आपने V/C का रेशियो कैलकुलेट किया और 5 to 10 अगर इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है दैट मींस हाइपरसोनिक साउंड है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के अंदर, एक्चुअल डाटा एनालाइज करने के अंदर अपने को मैक नंबर हेल्प करता है। इसी के साथ में एक लास्ट टर्म जो एनसीईआरटी में आपको दी हुई है दैट इज सोनिक बूम। सोनिक बूम क्या है? अपने आप में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो बहुत ही शार्प और लाउड साउंड एग्जिस्ट करती है, हाई एनर्जी रखती है, जो शॉक वेव प्रोड्यूस करती है एयर के अंदर, जिसकी वजह से जो विंडोज हैं वो भी डैमेज हो सकती है। जैसे अगर कोई जेट है, अपन फाइटर जेट की बात करें तो काफी हाई साउंड वो जनरेट करते हैं जिसकी वजह से विंडोज के ग्लासेस भी ब्रेक डाउन हो सकते हैं। तो सोनिक बूम के बारे में आपको एनसीईआरटी के अंदर लिख कर दिया गया, हल्का सा आप इसके बारे में ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपन साउंड के अंदर स्टडी करके चलते हैं। इनको हमने एज ए इमेज की फॉर्म के अंदर समझा ताकि ज्यादा लॉन्ग टाइम तक आपको ध्यान में रह सके। ठीक है ना। अब इसी के साथ में मान लो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाए कि एमसीक्यू प्रैक्टिस अपन जो भी एनसीईआरटी के हैं और जो लेटेस्ट अभी सभी रेलवे के अदर देन मतलब आपकी नॉन टेक्निकल, फर्स्ट वाला आपका सीबीटी 1 रहता है नॉन टेक्निकल, तो नॉन टेक्निकल सिमिलर आपका एनटीपीसी यूजीपीजी के एग्जाम है, अदर देन आपकी मतलब जेई के अलावा भी जो एग्जाम है जिनमें नॉन टेक्निकल पूछा जाता है उन सब एग्जाम का एक साथ मतलब कंप्लीट रेलवे का एक साथ में आपको यहां पर जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उनसे साउंड में कौन कौन से क्वेश्चन पुट किए गए हैं वो अपन प्रैक्टिस कर लें और साथ के अंदर जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर हैं उनको कंप्लीट कवर कर लें। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं है जो आपको देखने को मिले सीबीटी 2 के अंदर। तो इसी जो थीम पर अपन यहां पर आपका कोर्स है उसके अंदर वर्क कर रहे हैं अपन, जो आपका लाइव कोर्स है जिसमें आपको जनरल साइंस मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलावा भी आपका जीके का पोर्शन है, इन्वायरमेंट है, कंप्यूटर है, उन सभी का मतलब कंप्लीट नॉन टेक जो 50 मार्क्स है उसके लिए जैसे मैंने अभी आपको रिवीजन करवाया उस वे के अंदर कंप्लीट रिवाइज किया और उसके बाद में मतलब 10 to 15 मिनट्स में हर टॉपिक को हमने, जैसे हमने फिजिक्स लगभग 50% पार्ट अभी कवर कर लिया है, तो सब टॉपिक्स
पूरा कंप्लीट फिजिक्स, पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री, इसी वे के अंदर जीके, इन्वायरमेंट और कंप्यूटर आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर, क्योंकि आपकी पहले चीजें पढ़ी हुई हैं, तो इनको वापस से फटाफट से रिवाइज किया और लगभग 40 से 45 मिनट के अंदर जो इंपोर्टेंट एमसीक्यू, इंपोर्टेंट कौन से, जो लेटेस्ट पाए हुए हैं, नए जो क्वेश्चन रेलवे पुट कर रहा है और मेनली एनसीईआरटी पर फोकस करता है, तो एनसीईआरटी को कंप्लीट कवर करके थ्योरी प्लस साथ के अंदर आपको शॉर्ट के अंदर जिस वे में मैं आपको अभी रिवाइज किया, सब टॉपिक को इसी वे के अंदर अपन रिवाइज करते हुए जा रहे हैं। लगभग हमने फिजिक्स का 50% पार्ट कंप्लीट कर लिया है, 50% पार्ट अभी फिजिक्स का आपका बचा हुआ है और केमिस्ट्री का पार्ट भी बचा हुआ है, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट अभी इंटरेस्टेड है वो यहां पर लाइव क्रैश कोर्स, जो नॉन टेक्निकल वाला आपका लाइव क्रैश कोर्स है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको जो अमाउंट दी गई है उसमें रिडक्शन हो जाएगा, आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे MIE, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इस टाइप से, मान लो आपका जो यहां पर आपको डिस्प्ले किया गया है कि कंप्लीट अपना रिवाइज हो जाए सारा आपकी चीजें और साथ के अंदर एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाए, तो आपको डायरेक्ट फिर एग्जाम में अपीयर होना है, वापस कहीं पर देखने की जरूरत नहीं है, हर टॉपिक को इसी टाइप से आपको रिवाइज करना है। तो आप लाइव क्रैश कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नॉन टेक्निकल के। इस टाइप से जो आपको डायग्राम की फॉर्म के अंदर चीजें बनाई जाती हैं, तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन का माइंड इस वे के अंदर रिस्पॉन्ड करता है कि ज्यादा टाइम तक याद रह पाती हैं जो इमेजेस की फॉर्म में हम चीजों को याद रखते हैं। तो सभी टॉपिक्स के लिए हमने इसी वे के अंदर आपको चीजों को करवाया है कि सभी आपके 1 बाय 1 टॉपिक्स को लेकर के आपको इमेज की फॉर्म के अंदर शॉर्ट रिवाइज किया जाए और साथ के अंदर एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको मैंने बताया कि किस वे के अंदर अपन एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो भी आपके जो CBT 1 में कॉन्फिडेंट एस्पिरेंट्स हैं वो उनको लाइव क्रैश कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर।